नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी आर्थिक विकास की समझ पाठ्य पुस्तक, जिसके 3 अध्यायों का अध्ययन हम कर चुके थे और हमने शुरू कर लिया था हमारा अध्याय संख्या 4, जिसका कि नाम है हमारा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। बच्चों, अब तक 3 भागों का अध्ययन हमने कर लिया इस अध्याय के, जहां हमने ये समझ बनाई थी कि वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण को समझते हुए हमने ये देखा था कि संयुक्त उत्पादन क्या होता है, कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसमें अहम रोल अदा करती हैं। संयुक्त उत्पादन को करने के लिए जो प्रोसीजर थे उसको हमने समझा था। हमने ये देखा था कि इसके कौन कौन से तरीके हैं, चाहे वो हमारा टेक ओवर वाला तरीका हो या फिर हम कहें ऑर्डर देके उत्पादन करवाने वाला तरीका हो। इन सबको हमने विस्तार से समझा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, इनका क्या अर्थव्यवस्था में भूमिका होती है, कैसे ये विदेशी निवेश को प्रभावित करती हैं, कैसे ये वस्तुओं की लागत, हम ये कहें कि उनके लिए बनाए गए दिशा निर्देशों का जो कहते हैं ढांचा, एक तरीके से ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे तैयार करती हैं। इन सब के जवाब हमें अब तक के अध्याय के भागों में मिल चुके हैं। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग संख्या 4, जिसमें हम विस्तार से ये समझेंगे कि जो वैश्वीकरण है वो है क्या एक्चुअल में। शाब्दिक अर्थ हमने हमारे भाग संख्या 1 में समझ लिया था कि भाई वैश्वीकरण क्या है, कि भाई सीमाओं के पार जो व्यापार हो रहा है उसको हम वैश्वीकरण का नाम दे सकते हैं। पर जब हमने अध्याय का अध्ययन किया विस्तार से तो हमें समझ में आया कि ये तो विदेशी व्यापार है, तो फिर ये वैश्वीकरण है क्या चीज़। तो आज के हमारी कक्षा में हम इसी को खोजेंगे, यानी इसे ढूंढेंगे और इस प्रश्न का आंसर पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वैश्वीकरण क्या है। बच्चों देखिए, अब तक हमने ये समझा कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, निवेश में वृद्धि करती हैं। पहला काम उनका यही है, निवेश में वृद्धि होती है उनके कारण। साथ ही साथ ये कंपनियां विदेशी व्यापार में भी क्या कर रही हैं, वृद्धि कर रही हैं। ये दोनों मोटो इनके हैं। ये निवेश में वृद्धि करती हैं, किसी भी देश में विदेशी निवेश आ रहा है, कहां से आ रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां ला रही हैं। अगर विदेशी व्यापार में वृद्धि हो रही है, आयात निर्यात बढ़ रहा है, हम ये कहें विदेशी व्यापार बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण। तो इसके परिणाम क्या होते हैं, इसके जो मुख्य परिणाम निकल करके आते हैं वो है पहला, बाजारों का एकीकरण। जैसा कि हमने देखा बाजारों का एकीकरण, एग्जाम्पल चाइना के खिलौनों वाला है, भारत और चाइना के वाला हमने देख लिया था, इस्पात उद्योग वाला हमने देख लिया था। तो बाजारों का एकीकरण किसके कारण हो रहा है, इसका मैन मोटो कौन है, इसका मैन जनक कौन है, हम कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो उत्पादन हो रहे हैं उनका भी क्या हो रहा है, एकीकरण हो रहा है। विश्व के बाजार में हम बात करें तो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स के हैं, जो हजारों मील दूर बैठे हुए उत्पादकों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, पर वो हमें स्थानीय बाजारों में देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो उत्पादन हो रहा है उसका एकीकरण हो चुका है, जो किसका परिणाम है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश या फिर विदेशी व्यापार का परिणाम है। ठीक है, यहां तक की चीजें हम क्लियर कर चुके थे। बच्चों, इसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि जो वैश्वीकरण है वो क्या है। एक बार इस इमेज को देखते हैं। ये हम जो व्यक्ति हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये हमारा इंडिकेशन है बहुराष्ट्रीय कंपनी का। ठीक है, या हम कहें विदेशी निवेशक है ये। ठीक है, ये क्या कह रहा है, वैश्वीकरण में तो भाई मजा ही मजा है और ये पूरी दुनिया के साथ खेल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये ग्लोब के साथ खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनका जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो पूरी दुनिया में संचालित हो रही हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या लग रहा है कि वैश्वीकरण में तो बहुत ही मजा है। क्यों मजा है, जहां इन्हें कम लागत मिल रही है वहां ये प्रोडक्शन हाउसेस बनाएंगे, जहां इन्हें कम पैसे पर कुशल श्रमिक मिल रहे हैं वहां से ये श्रमिक उठा रहे हैं, जहां इन्हें पढ़े लिखे व्यक्तियों की आवश्यकता कॉल सेंटर्स के लिए है वहां ये कॉल सेंटर स्थापित कर रहे हैं। तो इन्हें क्या लग रहा है, इन्हें ये लग रहा है कि वैश्वीकरण तो बहुत आसान प्रक्रिया है और यह तो बहुत ही मजेदायक है। परंतु जो एक सामान्य नागरिक है वो क्या कहता है, ध्यान रहे आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो विदेशी कंपनियां हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपने प्रॉफिट का कार्य करती हैं, उन्हें स्थानीय कंपनियों से कोई मतलब नहीं होता और स्थानीय कंपनियां बेचारी लाचार होती हैं, वो इनका सामना नहीं कर सकती। ये डायग्राम हमें समझ में आया कि क्या मैसेज देने वाला था हमें। तो चलिए वैश्वीकरण पर एक नजर डालते हैं, इसकी परिभाषा पर देखिए। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। संबंध कैसे होंगे, आर्थिक गतिविधि वाले होंगे, और एकीकरण कौन सा होगा, चाहे बाजारों का एकीकरण हो चाहे फिर उत्पादनों का एकीकरण हो। ये वाली जो प्रक्रिया है उसे ही हम सरल शब्दों में वैश्वीकरण कहेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। होता ही इनके आधार पे है।
अगर स्थानीय कंपनियां अपना प्रोडक्ट बाहर नहीं ले जा रही, उनको विदेशी निवेश नहीं मिल रहा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इंक्लूड नहीं हो रही, तो वैश्वीकरण तो भूल ही जाओ। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। तो वैश्वीकरण है क्या चीज? वैश्वीकरण सरल शब्दों में हम कह सकते हैं विभिन्न देशों के बीच परस्पर आर्थिक संबंध और तीव्र गति से हो रहे बाजारों का एकीकरण एवं उत्पादनों के एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। क्लियर हुआ ना टॉपिक? ये थी हमारी वैश्वीकरण की परिभाषा। चलिए कुछ कारकों पर नजर डालते हैं। देखो, दो देशों को अगर हम जोड़ने की बात करते हैं, एकीकरण की हम बात करेंगे बच्चों, तो वहां पर कई सारे फैक्टर काम करते हैं। देखो कैसे? वस्तुओं के द्वारा दो देश जुड़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, देशों का एकीकरण हो रहा है। बात करें सेवाओं का, सेवाओं से मतलब हमारा तृतीय क्षेत्रक है। ठीक है, सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, भाई सीधा सीधा है। व्यापारिक गतिविधि हो रही है तो भी देशों का एकीकरण हो रहा है। इसके बाद में अगर निवेश की बात कर रहे हैं, कहीं कोई कंपनी निवेश कर रही है तो जहां की वो स्टेबल कंपनी है, जहां वो निवेश कर रही है, दोनों देशों का एकीकरण होना स्वाभाविक है। और हम आगे बात करें हमारी प्रौद्योगिकी की, तो प्रौद्योगिकी के कारण भी दो देशों का एकीकरण होना लाजमी है। बच्चों, इन सब मुख्य कारकों के अलावा एक अन्य कारक भी है जिसे हम जानते हैं आवागमन के नाम से। देखो, विभिन्न देशों के बीच के लोगों का आवागमन की अगर हम बात करें तो वो प्राय क्यों होता है? वो होता है आय, भाई बेहतर आय मिले, बेहतर रोजगार मिले, शिक्षा मिले अच्छी, तो इनकी तलाश में एक देश से दूसरे देश में लोगों का आवागमन होता है, जिसके कारण भी हम देखते हैं कि दो देशों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। अब भाई बेहतर आय, रोजगार, इनको समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन हमारे यहाँ के जो अच्छे इंजीनियर हैं, कुछ वर्कर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, अपनी इनकम ऑफ सोर्स के लिए या हम कहीं एक सेटल होने के लिए विदेश में जाके रहना शुरू कर देते हैं ना। तो ये कोई इतना टफ टॉपिक हमारे लिए नहीं होगा। तो ये सारे कारक हैं दो देशों को जोड़ने का माध्यम। बच्चों, यहां तक हमने चर्चा कर ली, तो अब कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। देखिए, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? आपने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण प्रक्रिया में एक मुख्य भूमिका निभा रही हैं। कैसे निभा रही हैं? क्या भूमिका है, इसे स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखो, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र विकास विदेशी निवेश के कारण संभव होता है। ये तो सबसे बड़ी बात है भाई। जहां पे अगर हमने अर्थ की बात कर ली, अगर अर्थ नहीं है तो अनर्थ ही अनर्थ होगा। अर्थव्यवस्था में तो सीधा सीधा है, अर्थ मतलब निवेश। अगर निवेश ही नहीं आ रहा, जो भी कहां से, विदेशी निवेश करेगा कौन? या तो विदेशी जो व्यवसायिक घराने हैं वो करेंगे, या फिर हम कहें बहुराष्ट्रीय कंपनियां करेंगी। तो अगर ये निवेश ही नहीं करेंगी तो ये शब्द तो हम भूल जाते हैं। अर्थव्यवस्था में इस शब्द का फिर कोई मतलब ही नहीं है वैश्वीकरण का। तो भाई आपके प्रोडक्ट्स विदेशों में कैसे जा रहे हैं, विदेशी व्यापार को संभव कौन बना रहा है? वो तो हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बना रही हैं, जिनके यहां प्रोडक्शन हाउस हैं, वेयर हाउस इनका मैक्सिको में है, अमेरिका में इनका बाजार स्टेबल किया गया है। तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि इनके इन सारे देशों में लिंक है, इनके प्रोडक्ट्स आराम से वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो हम कहेंगे कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया का तीव्र विकास विदेशी निवेश के कारण ही संभव हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एजेंटों के रूप में काम किया है। भाई ये तो एजेंट ही है ना, चाहे वो टेक्निक की बात करें, चाहे हम कहें वस्तुओं के आदान प्रदान की बात करें, चाहे हम कहें किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी की बात करें, तो इसका अगर हस्तांतरण हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो वो संभव हो पा रहा है हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ही। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ज्ञान के आधार का निर्माण करने में मदद करती हैं और इस प्रकार मानव संसाधनों के विकास में भी मदद करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों से पूंजी स्थानांतरित करती हैं जहां यह प्रचुर मात्रा में है और जहां यह दुर्लभ है। यानी कि हम ये समझ पा रहे हैं कि एक विकसित देश से पूंजी उठ करके कैसे एक कम विकसित, अल्प विकसित या हम कहें विकासशील देश में इन्वेस्ट हो रही है। ये सारा फंडामेंट कौन घुमा रहा है? हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां घुमा रही हैं। तो इसी कारण इन कंपनियों को हम कह सकते हैं वैश्वीकरण की आधारशिला। ठीक है, क्लियर है टॉपिक? चलिए आगे मूव करते हैं। तो देखिए, अगला जो विचारणीय प्रश्न है वो क्या है? वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है? तरीके पूछे हैं भाई, किस काम के हैं? परस्पर संबंधित करना है, जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हैं। तो वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं? तो इनके बारे में तो हमने आसानी से देखा था, चाहे वो वस्तुओं का आदान प्रदान हो, सेवा
सेवाओं, संचार सुविधाओं का आदान प्रदान हो, ये सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो देखो, विभिन्न देशों को निम्नलिखित तरीकों से जोड़ा जा सकता है, जैसे विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का संचलन, यानी आदान प्रदान हो वस्तुओं और सेवाओं का, तो एकीकरण हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। दूसरी, सीमाओं के पार लोगों का आवाजावी। ये आवाजावी का मतलब ये नहीं है कि भाई हमने पाकिस्तान भारत की बॉर्डर खोल दी, भाई तुम भी आ जाओ हम भी आ जाओ, ये आवाजावी नहीं है। ये होगा यात्रा के लिए, ठीक है, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इन सब चीजों के लिए जो आवागमन होता है लोगों का, उससे भी दो देशों के मध्य आपस में संबंध स्थापित होते हैं। और राष्ट्रों के बीच पूंजी का मुक्त प्रवाह है, यानी कि विदेशी निवेश की भी अगर हम बात करेंगे तो उसके द्वारा भी विभिन्न देशों के मध्य आपस में संचरण होता रहता है। तो ये सारे वो तरीके हैं जिसके द्वारा दो देशों के मध्य आपस में संबंध स्थापित होते हैं। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं और अगला विकल्प देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के परिणाम होंगे। भाई देशों का एकीकरण हो गया, बाजारों का एकीकरण हो चुका है, तो अब जो हमारा वैश्वीकरण है उसका क्या परिणाम होगा? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, उत्पादकों के बीच कम प्रतिस्पर्धा होगी। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब दो अलग अलग कंपनियां सेम प्रोडक्ट बना रही हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच में प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी, कम तो हो ही नहीं सकती। पार्ले जी और ब्रिटानिया का एग्जांपल हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। भाई उत्पादकों के बीच तो प्रतिस्पर्धा होनी ही होनी है, तो ये वाला ऑप्शन हमें सही लग रहा है। चलिए तीसरे ऑप्शन पे नजर डालते हैं। उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। जब दो अलग अलग कंपनियां सेम प्रोडक्ट बनाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा पैदा होना लाजमी है, ये रूल है। तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल उपयुक्त है। तो यहां पे हमने इन प्रश्नों पर डिस्कस कर लिया। चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए अब हमारा टॉपिक निकल करके आ रहा है, वो है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण का आधारशिला मानी गई हैं, ठीक है, परंतु इसको संभव बनाने के लिए कुछ ऐसे कारक होंगे बच्चों जिन पे भी हमें फोकस डालना है, नजर डालनी होगी, और इन कारकों को हम विस्तार से समझेंगे। चलिए कुछ कारकों को आज की हमारी कक्षा में सम्मिलित करते हैं। तो देखिए ये जो कारक हैं वो हैं प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, विदेश व्यापार एवं विदेशी जो मतलब निवेश है उसको कह सकते हैं, और साथ ही साथ हम बात करें निवेश का उदारीकरण। तो देखिए ये जो चारों पॉइंट्स हैं, चारों जो कारक हैं, ये मुख्य कारक हैं जो हमारे वैश्वीकरण को संभव बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति से। तो देखिए प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई, इससे लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया गया है। तो देखो बच्चों, जाहिर सी बात है अगर जो प्रौद्योगिकी है, चाहे जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे परिवहन प्रौद्योगिकी को लिया है, तो अगर परिवहन की हम बात करते हैं तो अगर विगत 50 वर्षों की हम तुलना करें तो ये देख पा रहे हैं कि जो परिवहन है वो कितना फास्ट एंड स्मूथ हुआ है, ठीक है। तो इसका फायदा ये हुआ कि लंबी दूरियां आसानी से तय हो पा रही है कम समय में, और साथ ही साथ लागत भी कैसे होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसका फायदा सीधा सीधा वैश्वीकरण को मिलता है। जो वस्तुओं की लागत ऑटोमेटिक कम हो रही है तो जाहिर सी बात है आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, बाजारों का एकीकरण होगा और निकल करके सामने आएगी हमारी वैश्वीकरण की अवस्था। तो हम प्रौद्योगिकी में जो तीव्र उन्नति है उसको नकार नहीं सकते, ये मुख्य कारक है। इसके साथ साथ देखिए वस्तुओं के परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो कंटेनर वाला जो फॉर्मेशन आया है हमारे सामने, उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ दिया गया है। एक बार इसे डिस्कस करते हैं। देखो वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है जिससे इन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों और ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। देख पा रहे हो आप एग्जाम्पल, यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे हो। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। अधिक मात्रा में ही नहीं अपितु हम कह सकते हैं अधिक तीव्र गति से भी ये संभव हो पाया है। तो यहाँ पर हमने देखा वस्तुओं के परिवहन के लिए जो कंटेनर वाला आइडिया है वो कैसे काम कर रहा है, प्रौद्योगिकी का ही एग्जाम्पल है नहीं। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। जो अगला टॉपिक है हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास।
अब हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर नजर डाल लेते हैं। तो देखो, वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। ये सब तो हमारा बेसिक एग्जांपल्स हैं। भाई हम देख पा रहे हैं, पहले जो हमारे लैंडलाइन फ़ोन्स थे वो एक सीमित मात्रा में थे और आज हर किसी की जेब में एक मोबाइल फ़ोन होता है। और साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं ये मोबाइल कितना डेवलप है, कितना सारा वर्क कर सकता है, कितना स्मार्ट हो गया है ना। ये सब चीज़ें हम देख पा रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन आया है, ये द्रुत गति से विकास हुआ है, ये हमारे वैश्वीकरण की जो अवस्था है उसको बूम करता है, उसको हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दूर संचार सुविधाओं जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। तो जब ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है, भाई मैंने कहीं ऑर्डर की रेट पता करनी है, मुझे ये पता करना है कि थाईलैंड में जो पेपर बन रहा है सबसे सही बन रहा है ना, तो मुझे ये पूछना है कि वहाँ उसकी कॉस्ट क्या है, कितना मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, क्या मेरा जीएसटी फॉर्मेट्स रहेगा, कब तक मुझे डिलीवर होगा, किस पोर्ट तक मुझे डिलीवर होगा, ये सब चीज़ें मुझे कंफर्म करनी होंगी। तो जाहिर सी बात है मैं मेल कर सकता हूँ, टेलीग्राफ कर सकता हूँ, टेलीफोन पे बात कर सकता हूँ, या कई तरह के जो इंटरनेट माध्यम है उनसे ये चीज़ें पता कर सकता हूँ। पहले ऐसा नहीं था। इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो प्रौद्योगिकी है, चाहे वो संचार हो, दूरसंचार प्रौद्योगिकी हो, उसका विकास ने भी हमारी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को विकसित किया है। बच्चों इसके साथ साथ देखिए, ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। हर जगह देख पाते हैं भाई, ये तो हर जगह सेपरेट, एक आधा तो आपके पास भी होगा ना। तो इसी प्रकार हम बात करें, अगर इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, जिसे ईमेल कहा जाता है, भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बातें यानी वॉइस मेल भी कर सकते हैं। आजकल तो कितने सारे ऐप्स हो गए ना, जिनसे हम वॉइस मेल कहीं भी किसी भी कोने में बहुत कम लागत पर कर पा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ संचार प्रौद्योगिकी का भी योगदान देखा है। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं वैश्वीकरण में जो संचार प्रौद्योगिकी है उसका क्या उपयोग है, इसके बारे में। तो चलिए बातें करें। देखो, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है एक लंदन की फैक्ट्री का, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री है, जहाँ प्रिंट हो रहे हैं पेपर पे सब कुछ डाटाज प्रिंट किया जा रहा है, ऐसा आप देख पा रहे हैं। इस डाटा को देख करके प्यारी सी बच्ची कह रही है अपने पिताजी से, ये बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है जो लंदन से छप करके आई है, ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तिका की छपाई ऐसी क्यों नहीं है, मैं पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ पाती हूँ। यानी पिताजी ये छपाई तो कितनी अच्छी है, जो पत्रिका आप लंदन से लाए हो, यानी लंदन वाली जो पत्रिका दिखा रहे हो आप मेरे को, उसकी छपाई काफ़ी बढ़िया है, परंतु जो मेरी पाठ्य पुस्तक है उसकी छपाई ऐसी क्यों नहीं है। तो पिताजी क्या कह रहे हैं, नहीं मेरे बच्चे, यह छपाई मशीन आम भारतीयों के लिए नहीं है। इसका मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि जो ये एग्जाम्पल है वो ये मेंशन करना चाह रहा है कि कैसे जो वैश्वीकरण है उसके द्वारा जो उत्पादक हैं वो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ बनाते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, और कैसे कैसे उपभोक्ता के समक्ष कई सारे विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। भाई आपको ये छपाई पसंद नहीं आ रही, आप लंदन वाली छपाई वाली बुक लो, ऐसा हमारा विकल्प हमारे सामने यहाँ निकल करके आ रहा है। तो चलिए एक बार डिटेल्स में देखते हैं। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। ठीक है, पत्रिका का पाठ्य विशेष इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो लंदन के पाठक हैं उनके लिए एक पत्रिका तैयार की जा रही है जिसकी डिजाइनिंग और छपाई कहाँ होनी है, दिल्ली यानी इंडिया में होनी है। दो देशों की बात हम कर रहे हैं। अब मैटर कैसे आएगा, तो मैटर को हम ये देख पा रहे हैं इंटरनेट के द्वारा मैटर आ चुका है। तो यहाँ पे हम संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग देख रहे हैं। अब बात करें, दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूर संचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। कॉलिंग फैसिलिटी पर बातें हो रही हैं, ठीक है, और ये छपाई का कार्य किया जा रहा है। बच्चों, डिजाइन तैयार करने का काम किस पर किया जा रहा है, कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन परिवहन प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। फिर आगे बात करें, यहां तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान
इंटरनेट यानी ई बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। तो आप इस एग्जाम्पल से ये समझ पा रहे हैं कि कैसे दो देश जो हजारों मील दूर हैं, वहां के जो दोनों कार्यालय में बैठे हुए लोग हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, और कैसे पत्रिका बनती है, कैसे वहां तक पहुंचती है, और कैसे उसका भुगतान प्राप्त किया जाता है। ये सारा संभव कैसे हुआ? ये वैश्वीकरण ही तो है। कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ हमारी ई प्रौद्योगिकी के कारण। समझ में आया ना? क्लियर? कैसे देखो, छोटी छोटी चीजों को इन्होंने पार्टीशन किया है और आसानी से पूरा काम बैठे बैठे ही हो गया। इस बीच में हमने देखा कि जो उत्पादक हैं दोनों जगह के, उन्होंने आपस में मेल मिलाप नहीं किया, केवल कोऑर्डिनेट पे ही उनका काम हो गया है। तो चलिए अब हम कुछ विचार करें। सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसे जुड़ी हुई है? क्या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के बिना वैश्वीकरण संभव हुआ है? एग्जाम्पल को देखने के बाद में नहीं संभव हो सकता ना। तो सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसे जुड़ी है, चलिए बात पता करें। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूरसंचार हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट, ईमेल, वॉइसमेल आदि का दुनिया भर में एक दूसरे से सूचनाओं को तुरंत जोड़ने और दूरस्थ क्षेत्रों से संचार करने के लिए गहनता से उपयोग किया जाता है। तो अगर ये कार्य नहीं होगा, अभी वाला पीछे वाला जो एग्जाम्पल था हमारा लंदन वाला, लंदन की पत्रिका वाला, अब उसे माइंड में सेट कीजिए बच्चों कि अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो क्या वो पत्रिका दिल्ली में प्रकाशित हो पाती, छप पाती? नहीं छप पाती ना। तो ये कैसे संभव हुआ? ये हुआ हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कारण वैश्वीकरण का जो ये रूप था वो संभव हो चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूचना और प्रौद्योगिकी के बिना वैश्वीकरण की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। अरे भाई, वहां से एक बंदा आता, यहाँ आके समझा के जाता, वो चला जाता, कोई डाउट्स रहते तो फिर यहाँ का बंदा वहाँ जाता लंदन में, उससे पूछ के आता। क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं होता ना। तो ये सारी प्रक्रिया कैसी हो जाती? जटिल हो जाती। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूचना और प्रौद्योगिकी के बिना वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी? वो जटिल हो जाती। इसके बिना हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया का जो आकलन है वो कर ही नहीं सकते। हम सोच ही नहीं सकते कि वैश्वीकरण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बिना हो सकता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में देखा आपने कैसे हमने ये पता किया कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण के जो मुख्य आधार थे उसमें से कुछ टॉपिक्स को आज की कक्षा में हमने कवर किया। जैसे परिवहन प्रौद्योगिकी को हमने देखा, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में हमने विस्तार से समझ बनाई। आगामी कुछ जो टॉपिक्स हैं इसी से रिलेट करके उनको हम हमारी आगामी कक्षा में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि जो हमारा वैश्वीकरण है और भारतीय अर्थव्यवस्था है उनका आपस में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।